प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 11 चल रहा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। प्रिय विद्यार्थियों, गत क्लास में हमने क्षेत्र के आधार पर एवं वस्तुओं के आधार पर किस प्रकार से बाजार का वर्गीकरण किया जाता है उसका हमने अध्ययन किया एवं उसकी विभिन्न प्रकार के बाजारों की व्याख्या की। चलते हैं हम नेक्स्ट, बिक्री के आधार पर किस प्रकार से बाजारों का वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ बिक्री से तात्पर्य वस्तुओं की बेची जाने वाली मात्रा के आधार पर है। बिक्री के आधार पर बाजार के दो वर्गीकरण हैं। पहला खुदरा बाजार या इसको हम रिटेल मार्केट भी कहते हैं। दूसरा आता है थोक बाजार, इसको हम होलसेल मार्केट भी कहते हैं। खुदरा बाजार से क्या तात्पर्य है? इस बाजार में सामान्य वस्तुओं का सीमित मात्रा में, हमने वस्तुओं के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण जब वर्गीकरण किया था तो वहां हमने अध्ययन किया था कि ऐसा बाजार जहां समस्त प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, जैसे राशन का सामान, कपड़े का सामान, लोहे का सामान, सब चीजें मिलती हैं। तो इन सामान्य वस्तुओं का और सीमित मात्रा में अर्थात छोटी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसा बाजार क्या कहलाता है? खुदरा बाजार कहलाता है। चूंकि छोटी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए खुदरा बाजार में जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो थोक बाजार के मुकाबले अधिक होती हैं। अर्थात खुदरा बाजार में वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो थोक बाजार से क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। और यदि कारण पूछा जाए क्यों होती है, क्योंकि यहाँ छोटी मात्रा में, सीमित मात्रा में, कम मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कम मात्रा से तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपको एक पेन खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, आपको चीनी 1 किलोग्राम खरीदनी है आप खरीद सकते हैं, आपको 500 ग्राम खरीदनी है आप 500 ग्राम खरीद सकते हैं। छोटी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कौन से बाजार में? खुदरा बाजार में। और सामान्यतः यदि इसका उदाहरण पूछा जाए तो हमारे छोटे गांव या कस्बों में जितने भी बाजार होते हैं वो सामान्यतः रिटेल मार्केट या खुदरा बाजार होते हैं, क्योंकि वहां हम अपने उपयोग के लिए जो सामान्य वस्तुएं हैं उनको छोटी मात्रा में, सीमित मात्रा में खरीद सकते हैं। दूसरा आता है थोक बाजार। इस बाजार में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अब यहाँ बड़ी मात्रा से क्या तात्पर्य है? जैसे यदि आपको पेंसिल खरीदनी है तो आपको कम से कम 12 पेंसिल अर्थात 1 दर्जन खरीदनी ही पड़ेगी। यदि आपको कुर्सियां खरीदनी है तो एक नहीं खरीद सकते, 5, 10, 20 आपको खरीदनी पड़ेंगी। तो चूंकि बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए यहाँ कीमतें भी क्या होती हैं? खुदरा बाजार से कम होती हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। और सामान्यतया जो थोक बाजार होता है, होलसेल मार्केट होता है, वहाँ विशिष्ट वस्तुओं का बाजार होता है। इसलिए वहां पर और जो वस्तुओं का क्रय विक्रय वो भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब प्रश्न आ सकता है इनकी परिभाषा का, या इन दोनों में अंतर पूछ सकते हैं कि खुदरा बाजार एवं थोक बाजार में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो हमें ये लिखना है कि खुदरा बाजार में सीमित मात्रा में या छोटी मात्रा में एक ही बात है, वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, जबकि थोक बाजार में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। दूसरा अंतर हो जाएगा, खुदरा बाजार में जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो थोक बाजार से अधिक होती हैं, और थोक बाजार में जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो खुदरा बाजार से क्या होती हैं? कम होती हैं। अब यदि इसका प्रश्न आता है परीक्षा में तो आप कोशिश कीजिए कि अंतर के प्रत्येक प्रश्न को आप इस प्रकार से टेबल बना के, सारणी बनाते हुए कीजिए। जैसे अंतर लिख रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पर खुदरा बाजार लिखें, यहाँ पर थोक बाजार लिखें और उनके इस प्रकार से अंतर लिखें। आप एक कॉलम यहाँ उनकी क्रम संख्या का भी बना सकते हैं। जैसे 2 अंतर आए, यहाँ पर 1, 2 पहला अंतर और उसके बाद में दूसरा अंतर। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कीजिए यदि अंतर का प्रश्न आता है तो। नेक्स्ट चलते हैं हम, समयानुसार किस प्रकार से बाजार का वर्गीकरण किया जाता है उसकी हम चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं। चलते हैं हम, समयानुसार वर्गीकरण बाजार का किस प्रकार से किया जाता है। तो समयानुसार 4 प्रकार का वर्गीकरण बाजार का किया जाता है। अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। चूंकि इसका हमें अध्ययन या व्याख्या करने से पहले हमें मांग एवं पूर्ति के द्वारा किस प्रकार से संतुलन निर्धारित होता है कीमत का एवं उसकी मात्रा का वस्तु की, उसका हम थोड़ा उस पर दृष्टि डालते हैं ताकि हमें ये भली प्रकार से समझ आ जाए। हमने गत क्लासेस के अंदर मांग एवं पूर्ति के लेसन किए हैं, तो हमने उसमें इस प्रकार से मांग वक्र और पूर्ति वक्र बनाया था।
अब यदि इस मांग वक्र एवं पूर्ति वक्र को एक ही वक्र में बनाया जाए तो हमें संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा प्राप्त होती है। जैसे हमने y अक्ष पर कीमत ली थी मांग के लेसन में, और इस अक्ष पर हमने क्या लिया था, मांग मात्रा, और ठीक इसी प्रकार से पूर्ति के लेसन में हमने इस अक्ष पर क्या ली थी, पूर्ति मात्रा को लिया था। मांग वक्र हमने इस प्रकार से बनाया था, ऋणात्मक ढालू, ये हमारा क्या हो गया, मांग वक्र। ऋणात्मक ढालू था क्योंकि मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे कीमत घटती है मांग मात्रा बढ़ती है, और जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग मात्रा घटती है। ठीक इसी प्रकार से हमने पूर्ति के लेसन में इस प्रकार से पूर्ति वक्र बनाया था। ये हमारा ऐसा सप्लाई कर्व हो गया। पूर्ति वक्र में क्या था कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती है। अब जहां पर मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं वो साम्य बिंदु या संतुलन बिंदु होता है, उसको हमने ई नाम दे दिया। अब इस साम्य बिंदु से कीमत अक्ष पर लंब डालने पर ये हो जाएगी हमारे पास साम्य कीमत, इसको हम P या PE लिख देते हैं। PE का तात्पर्य है प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम, अर्थात साम्य की दशा में जो कीमत है इसको हम साम्य कीमत भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से ठीक ये हो जाएगा मात्रा, चाहे पूर्ति मात्रा या मांग मात्रा, ये हो गई QE अर्थात इक्विलिब्रियम के दशा में जो मात्रा है। तो इस प्रकार से जब मांग और पूर्ति वक्र जहां जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो साम्य बिंदु होता है, और उसी से हम साम्य कीमत एवं साम्य मात्रा प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं कि अल्पकालीन बाजार क्या होता है, इसकी हम व्याख्या करते हैं। देखिए, अल्पकालीन बाजार को समझने के लिए भी हम इसी प्रकार से एक वक्र बनाते हैं। इधर हमने x अक्ष लिया है, इधर हमने y अक्ष लिया है, इस पर हमने कीमत ली है, इस पर हमने मांग मात्रा एवं पूर्ति मात्रा ली है। देखिए, अल्पकालीन बाजार ऐसी वस्तुओं का बाजार होता है जिसमें अति अल्पकाल के अंदर जो पूर्ति है वो पूर्णतया बेलोच होती है। बेलोच से तात्पर्य ये है कि जो पूर्ति वक्र है वो बिल्कुल क्या होता है, y अक्ष के समांतर होता है। अब पूर्ति पूर्णतया क्या है, बेलोच है। ये मान लीजिए सप्लाई कर्व है S या S, पूर्ति पूर्णतया बेलोच है। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब मान लीजिए इस प्रकार से मांग वक्र है, इसको हमने D0 नाम दे दिया। ये हमारा संतुलन का बिंदु E0 आ गया। अब E0 की दशा में जो आपकी कीमत है वो P0 हो गई, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, Q0, अर्थात प्रारंभिक जो पूर्ति वक्र था वो पूर्णतया क्या है, बेलोच है, और प्रारंभिक जो मांग वक्र है वह D0 है, और हमारे पास संतुलन बिंदु आ गया E0। अब यदि मांग बढ़ती है, मांग वक्र क्या होगा, ऊपर की ओर विस्थापित हो जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी, क्या होगी, P1 हो गई, लेकिन पूर्ति मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ठीक इसी प्रकार से यदि मांग घट जाए, D2 हो जाए, कीमत घट जाएगी लेकिन पूर्ति मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पूर्ति जहां पहले थी वहां की वहीं पड़ी है। अर्थात अति अल्पकाल बाजार ऐसा बाजार जिसमें वस्तुओं की पूर्ति क्या होती है, पूर्णतया बेलोच होती है, अर्थात किसी भी प्रकार से वस्तु की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। अब देखिए, जब कीमत बढ़ती है तो पूर्ति का नियम क्या कहता है कि पूर्ति बढ़ती है, लेकिन चूंकि वस्तुओं की पूर्ति क्या है, बेलोच है, तो समय की ऐसी अवधि अति अल्पकाल है। और अति अल्पकाल बाजार क्या है, ऐसी वस्तुओं का बाजार जिनकी पूर्ति क्या होती है, अति अल्पकाल में पूर्णतया बेलोच होती है। अब ऐसी वस्तुएं हैं कौन सी, देखिए जैसे दूध हो गया, सब्जी हो गई, ये बाजार अति अल्पकालीन बाजार हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक विशेष दिन दूध की जो मांग है वो बढ़ जाती है, तो क्या आप उसी विशेष दिन सुबह 7 बजे या 8 बजे उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते। अर्थात ये कैसा बाजार है, अति अल्पकालीन बाजार है। क्यों है अति अल्पकालीन, क्योंकि इनकी पूर्ति क्या है, पूर्णतया बेलोच है। बेलोच से तात्पर्य पूर्ति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता उस बाजार के अंदर या उस समयावधि के अंदर। तो ऐसा बाजार क्या कहलाता है, अति अल्पकालीन बाजार कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम अल्पकालीन बाजार। देखिए, अल्पकालीन बाजार क्या होता है, इसका भी हम एक रेखा चित्र या वक्र बनाते हैं। अल्पकालीन बाजार में वस्तुओं की पूर्ति को
सिर्फ परिवर्तनशील साधनों के परिवर्तन के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने एक वक्र बनाया है। इसमें हम एक मांग वक्र बनाते हैं और एक पूर्ति वक्र बनाते हैं। यह हमारा इधर x अक्ष हो गया, यह हमारा एक प्रारंभिक जो हमने बनाया था वक्र पूर्णतया बेलोच वाला SS वक्र हो गया, और यह हमारा हो गया मांग वक्र D0 प्रारंभिक संतुलन हमारा E0 हो गया, और इधर कीमत हमारी P0 हो गई, और इधर हमारी जो मात्रा है वो क्या हो गई, Q0 हो गई। इस अक्ष पर हमने मांग और पूर्ति मात्रा को लिया है। अब क्या होगा, मान लीजिए मांग बढ़ती है, D1 हो गई, और पूर्ति में भी क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। कितना, इस प्रकार से पूर्ति में परिवर्तन हो गया। ये पूर्ति वक्र हो गया S1। अब ये पूर्ति में वृद्धि कैसे होगी, जैसे कीमत बढ़ी है, चूंकि मांग बढ़ी है, संतुलन बिंदु अब नए पूर्ति वक्र को कहां पर काट रहा है, इस बिंदु पर। इसको हम क्या नाम दे देंगे, E1 नाम दे देंगे। अब इस E1 बिंदु पर देखिए कीमत कितनी है, P1 है, और इस E1 बिंदु पर पूर्ति मात्रा कितनी है, देखिए ये Q1 है। अर्थात पूर्ति में Q0 से लेकर के Q1 तक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इतने के बराबर वृद्धि हुई है Q0 से Q1 के बराबर। ये किस कारण से हुई है, हमने उत्पादन के अंदर पढ़ा था कि उत्पादन में दो प्रकार के साधन काम में लिए जाते हैं, स्थिर साधन या पूंजीगत साधन, और परिवर्तनशील साधन या जिसको हमने क्या बोला था, लेबर। तो जो अल्पकालीन बाजार है उसमें क्या होता है, जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उनकी इकाइयों को बढ़ाकर पूर्ति की मात्रा को कुछ मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ कौन सा साधन, परिवर्तनशील साधन। अब परिवर्तनशील साधन के द्वारा पूर्ति मात्रा कैसे बढ़ जाती है, हमने अध्ययन किया था कि प्रारंभ में क्या होता है, प्रत्येक उद्योग के अंदर एक अतिरिक्त क्षमता होती है। तो उस समय यदि परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है तो वो उद्योग अपनी पूर्ण कार्य कुशलता से संपूर्ण क्षमता तक कार्य करने लग जाता है। इसलिए प्रारंभ में क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन बढ़ जाता है। कौन से साधन के द्वारा, सिर्फ परिवर्तनशील साधन के द्वारा। तो अल्पकालीन बाजार ऐसी वस्तुओं का बाजार है जिसमें सिर्फ परिवर्तनशील साधन के परिवर्तन के द्वारा वस्तु की पूर्ति को कुछ मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। तो ये था कौन सा बाजार, अल्पकालीन बाजार। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसको हम अल्पकालीन बाजार है इसलिए इसको हम नाम देते हैं SPS शॉर्ट पीरियड सप्लाई। इसको भी हम नाम देते हैं SPS शॉर्ट पीरियड सप्लाई। तो प्रारंभिक जो वक्र था उसके हमने SS नाम दे दिया, और जो अल्पकाल का है, क्योंकि दोनों में हमें डिफरेंस रखना है, ये कौन सा है, ये अति अल्पकाल का है, और ये कौन सा है, ये अल्पकाल का है। तो हमने दोनों वक्र यदि एक में ही बनाए तो इस प्रकार से दोनों में डिफरेंस देगा कि अल्पकाल का है और ये ये अति अल्पकाल का है, ये अल्पकाल का है। अब नेक्स्ट आता है दीर्घकालीन बाजार। अब दीर्घकालीन बाजार में देखिए क्या होगा, चूंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सारे साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। कौन कौन से साधन, K और L दोनों को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों साधनों की मात्राओं को बढ़ाया जा सकेगा तो पूर्ति अल्पकाल की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। अर्थात पूर्ति वक्र कैसा हो जाएगा, अब पूर्ति वक्र जो दीर्घकाल में होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ये दीर्घकाल का पूर्ति वक्र, इसको हम क्या देंगे, LPS नाम देंगे, लॉन्ग पीरियड सप्लाई। अर्थात ये दीर्घकाल में पूर्ति अल्पकाल से और ज्यादा बढ़ गई। किस कारण से, क्योंकि अल्पकाल में हम सिर्फ लेबर को परिवर्तित कर रहे थे इसलिए पूर्ति बढ़ रही थी। दीर्घकाल में हम K को भी परिवर्तित कर सकते हैं और L को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तात्पर्य कि यहां हम सिर्फ क्या कर रहे थे, परिवर्तनशील साधन को बदल रहे थे, और यहां हम परिवर्तनशील और स्थिर दोनों साधनों को बढ़ा रहे हैं। तो जब दोनों साधनों को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए इस बिंदु पर हमने E1 नाम दिया हुआ है, इसको हम नाम देते हैं E2। अब क्या होगा, देखिए पूर्ति और ज्यादा बढ़ गई, इसको हमने Q2 नाम दे दिया, और इस कीमत को हमने क्या नाम दे दिया, P2 नाम दे दिया।
P2। तो देखिए दीर्घकाल में किस कारण से पूर्ति बढ़ी है, क्योंकि उत्पादन के स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों को बढ़ा करके पूर्ति को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा बाजार जिसमें वस्तुओं की पूर्ति को परिवर्तनशील एवं स्थिर दोनों साधनों को बढ़ाकर और बढ़ाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन बाजार। तो ये हमारे जो तीनों डायग्राम या वक्र हैं, अति अल्पकालीन बाजार का, अल्पकालीन बाजार का और दीर्घकालीन बाजार का, वो एक ही डायग्राम में, एक ही वक्र में, एक ही रेखा चित्र में है। तो ये पहले वाला है अति अल्पकालीन का, जिसको हमने एस से सिंबल किया है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति वक्र की। उसके बाद दूसरा है अल्पकालीन का, उसमें क्या है, सिर्फ परिवर्तनशील साधन, अर्थात जिसको हमने लेबर माना है, उदाहरण लिया है हमने लेबर का। परिवर्तनशील साधन कोई भी हो सकता है, चूंकि हम दो ही साधन पूंजी और लेबर लेकर के चलते हैं, तो इसमें परिवर्तन के द्वारा पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा आता है दीर्घकालीन बाजार, उसमें चूंकि स्थिर और परिवर्तनशील साधन, क्योंकि दीर्घकाल में हमने क्या पढ़ा है, समय की वह अवधि जिसमें समस्त प्रकार के साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो दीर्घकाल में चूंकि स्थिर एवं परिवर्तनशील दोनों प्रकार के साधनों को बदला जा सकता है, इसलिए दोनों प्रकार के साधनों की मात्रा को बढ़ाकर पूर्ति को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो और लास्ट आता है अति दीर्घकालीन बाजार। अब अति दीर्घकालीन बाजार में देखिए क्या होता है, चूंकि उत्पादन के साधन यहां पर बदले जा चुके हैं, अब बदलने वाला क्या रहता है, तकनीक। क्या रहती है, तकनीक। तो अति दीर्घकाल में क्या होता है, मांग पक्ष का चूंकि संबंध किससे होता है, उपभोक्ताओं से, तो मांग पक्ष में भी परिवर्तन होता है, अर्थात मांग वक्र में भी और परिवर्तन होता है अति दीर्घकाल में। किस कारण से, क्योंकि उपभोक्ताओं की रुचियां, उनका फैशन, तौर तरीका, जीवन स्तर, ये सब चीजें बदल जाती है, तो वो उनकी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। प्लस पूर्ति पक्ष का संबंध किससे होता है, उत्पादक से होता है। तो अति दीर्घ काल में उत्पादक के द्वारा उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तकनीक परिवर्तित की जाती है, तकनीक बदली जाती है, नई तकनीक काम में ली जाती है, जिससे उन्हीं साधनों के द्वारा और ज्यादा उत्पादन किया जा सके। तो अति दीर्घकालीन ऐसा बाजार है जिसमें तकनीक परिवर्तन के द्वारा पूर्ति को बढ़ाया जाता है और उपभोक्ताओं की रुचियां वगैरह बदलने से क्या होता है, मांग भी बढ़ती है। तो ये था समयानुसार बाजार का वर्गीकरण। अब हम अध्ययन करेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।